हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपने लास्ट क्लासेस में अपन ने जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टॉपिक स्टार्ट कर रखा था अपना, वो था आपके पास में उपसहसंयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे। आज इसका जो थर्ड पार्ट है वो अपन देखना चाह रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। देखिए लास्ट क्लासेस में दोस्तों आपको ध्यान होगा हमने बात की थी किसके बारे में, लिगेंड के बारे में। लिगेंड क्या होता है, उपसहसंयोजी आपके पास में आयन क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है। केंद्रीय धातु परमाणु के लिए सबसे मेन अहम बात थी जो मैंने आपको कहा था कि आपको बिल्कुल स्पेशली आपको दिमाग में रखनी है, वो थी आपके पास में क्या, कि एक ऐसा आपके पास उपसहसंयोजी संकुल या फिर अपन कहें वहां पे आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या जटिल यौगिक जो आपके पास में है, उसके अंदर एक ऐसा परमाणु या फिर आपके पास आयन होता है जो संयोजकता के नियमों के विरुद्ध जाकर के अनेक आयनों से, अणुओं से क्या करता है, वहां पे बंधित होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए हम बात कर रहे थे लिगेंड, और लिगेंड के प्रकार भी अपन पढ़ चुके थे। आपके पास में था एक दंतुक लिगेंड, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर आपके पास में थे एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड जिसमें दाता परमाणु दो होंगे, एक में एक होगा, तीन में तीन होंगे, चार पांच, इस तरह से अपन हेक्सादंतुक लिगेंड तक अपन पढ़ चुके थे। एक दंतुक लिगेंड में आपके पास तीन टाइप थे, आपको कल मैंने बताया था। एक आपके पास उदासीन, दूसरा आपके पास नेगेटिव, और तीसरा आपके पास था पॉजिटिव लिगेंड। क्लियर है। और फिर आपके पास द्विदंतुक, तो मैंने कहा था कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको क्लियर कर दिए थे क्लास के अंदर ही, और मैंने कहा एक टेबल में अपन ने इसको आपके लिए व्यवस्थित कर रखा है पूरा। तो देखिएगा हम बात करते हैं एक बार लिगेंड, उसी टॉपिक को कंटिन्यू आगे लेते हैं अपन। तो ये आपके पास में यूनिडेंटेंट, ये आपके पास एक दंतुक लिगेंड है। देखिए मित्रों, ये है आपके पास में एक दंतुक लिगेंड। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर एक दंतुक लिगेंड जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सभी उसी के एग्जाम्पल हैं। तो यहां अपन कह देंगे ये आपके पास में है एक दंतुक लिगेंड। क्लियर है। ये आपके पास एक दंतुक लिगेंड के एग्जाम्पल हैं सारे यूनिडेंटेंट। ओके, ये यूनिडेंटेंट एक दंतुक लिगेंड है जिसके अंदर सबसे फर्स्ट अपन बात करें यहां पे, लेकिन ध्यान रखना एक दंतुक में ये कौन से हैं, न्यूट्रल हैं आपके पास में, उदासीन। ध्यान रखना, ये पहले जो अपन देख रहे हैं ये उदासीन के बारे में देख रहे हैं, ये आपके पास में है उदासीन। क्लियर। ये उदासीन लिगेंड है आपके पास, जैसे अमोनिया है, आवेश इस पर कितना होगा, चार्ज 0 होगा, और इसको अपन एमीन, जब अपन इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन उपसहसंयोजी यौगिक है उसके अंदर जब नामकरण पढ़ेंगे तो इसको अमोनिया नहीं कहते हैं बेटा, ध्यान से सुनना है, इसको अपन कहते हैं एमीन। ओके, ये इनके जनरल अपन न्यूट्रल लिगेंड के जनरल नेम है, और ये नेम तब काम में लेंगे जब हम इनका कोऑर्डिनेशन का आईयूपीएसी नामकरण करेंगे, उपसहसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करेंगे, तब ये नाम काम में लेंगे। जैसे वहां पे H2 होगा तो इसको वाटर, अपने को पता है जल है, वाटर है, लेकिन इस पर आवेश 0 होता है क्योंकि न्यूट्रल उदासीन लिगेंड है सारी, लेकिन वहां इसका नाम एक्वा काम में लिया जाता है। क्लियर है। ध्यान रहना, यहाँ पे आपको ध्यान रखना। देखिएगा क्या, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग इस चीज के लिए ये नहीं सोचे कि सर ये इंग्लिश, या ये इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, दोनों यहाँ पे सिमिलर सेम है क्योंकि नेम है एमीन। तो ये जैसा एमीन है एज इट इज आपको ऐसा कैसा हिंदी में भी यही लिखना होगा एमीन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। एक्वा है, इस तरह से आप इसको एक्वा लिख सकते हैं। फॉस्फीन है, नाइट्रोसिल है, कार्बोनिल है, इस तरह से आप यहाँ पे। तो देखिए ये मेनली स्पेशली आपको तीन लिगेंड आपके पास में ज्यादा उपसहसंयोजक यौगिकों में देखने को मिलती है। एक तो CO जो आपके पास कार्बोनिल है, ये लीजिए CO है, ये आपके पास है कार्बोनिल। क्लियर। और एक आपके पास है H2O जो जिसको अपन कहेंगे एक्वा। चार्ज इन पर क्या रहेगा आपके पास में 0 0 0, क्योंकि सभी उदासीन लिगेंड है। और NH3 जो है उसको अपन कहते हैं एमीन। क्लियर है। दाता परमाणु, डोनर एटम भी यहां दिया हुआ है, ये दाता परमाणु है आपके पास में कि कौन कौन से इसके अंदर दाता है। तो देखिए दाता परमाणु के बारे में मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ एमीन में N दाता का काम कर रहा है क्योंकि N के पास यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है। क्लियर। H2O में O पे लॉन पेयर उपस्थित है, ऑक्सीजन यहाँ दाता परमाणु का काम कर रहा है, जबकि CO में यहाँ कार्बोनिल में दाता परमाणु कौन काम कर रहा है, यहाँ पे आपके पास में C, जो आपके पास सभी के यहाँ पे आपके पास दाता परमाणु भी दिए हुए हैं, सब पे चार्ज भी दिया हुआ है, और सभी का आपके पास में फॉर्मूला भी दिया हुआ है और लिगेंड का नाम, यानी कि ये आपके पास देखिए अमोनिया, इस तरह से मैं बताऊं यहाँ अपन इसको कहते हैं अमोनिया है आपके पास में। ठीक है, अमोनिया को, लेकिन अब जब इनका आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो एमीन कहेंगे। ओके, ये वाटर है, जल है, आपको पता है, ये फॉस्फीन है। ठीक है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसको अपन कार्बोनिल कहते हैं। क्लियर है।
ओके गुड। ऐसे देखिएगा ये न्यूट्रल उदासीन लिगेंड के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं इसी में, देखिए आगे नेक्स्ट इसी के सीक्वेंस में अगर आगे बात करें अपन यूनिडेंटेंट के अंदर एक दंतुक लिगेंड में, तो छठा आपके पास पिरिडीन, पीवाई से इसको शॉर्ट में पीवाई लिखा हुआ आपको मिलेगा, दैट मींस इसका पिरिडीन यहाँ पे है। तो ये पिरिडीन है जिस पर चार्ज 0 रहता है, एन यहाँ दाता परमाणु का काम करता है, ये आपके पास पायरिडीन। देखिए ये है आपके पास पिरिडीन, ये अपना हो गया पिरिडीन, क्लियर है ओके। तो देखिए यहाँ ये इसमें भी आपके पास में चार्ज जो आवेश है आपका कितना रहेगा, 0 रहेगा। यहां आपके पास में थायोयूरिया आपके पास में है। ऐसे ही आपके पास में देखिए ये जितने भी लिगेंड आपको नजर आ रहे हैं ये सारे वो लिगेंड हैं जिन पर चार्ज है आपके पास में 0, यानी कि ये उदासीन लिगेंड है। क्लियर हो गया, एक दंतुक में उदासीन वाले लिगेंड अपन देख चुके हैं। अब देखिए हम बात करते हैं इसी सीक्वेंस में, देखिएगा आगे बात करते हैं ऋणात्मक नेगेटिव चार्ज यूनिडेंटेंट लिगेंड, जो ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपके पास में देखिए हैं, आपके पास क्या है, ये ऋणात्मक है ओके। क्लियर हो गया, ये ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड है, ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड हो गए ओके। अब ऋणात्मक एक दंतुक जो लिगेंड है आपके पास में जिन पर चार्ज क्या रहेगा, यहां पर सब पे चार्ज जो है वो ऋणात्मक ऋणावेश रहेगा। देखिए आपके पास माइनस 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 1 1 1 या 2 जो भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे आवेश जो है आपके पास में ये रहेगा माइनस में। क्लियर हो गया। अब देखिए मैं आपको बताऊं यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखिए, ये सबसे पहले हैलोजन्स, हेलो जो आपके पास हैलाइड्स हैं यहां से ले रहे हैं, तो इनको अपन देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पे इनको अपन हेलो, क्लियर है, यहाँ पे अपन हेलो भी कहेंगे या फिर अपन इसको हेलिडो ओके। देखिए इस तरह से अपन यहाँ पे हेलो इनको लिख सकते हैं। जैसे हेलो में आपके पास में देखिए ये रहा, जैसे आपके पास में एफ है ओके, तो एफ को अपन यहाँ पे फ्लूरो भी कह सकते हैं, सीएल है उसको वहां क्लोरो भी कह सकते हैं। यूपीएससी की जो टीम है उसने इसके लिए दोनों, पहले एनसीईआरटी वगैरह का जब पैटर्न था तो आपके पास में चलता था क्लोरो फ्लोरो। अब आरबीएससी बोर्ड ने जब इसको थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई किया तो फ्लोरिडो, इसमें इस तरह के चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन दोनों ही नाम आपके लिए सही होंगे। कैसे, आप इसको हेलिडो इस तरह से भी अपन लिख सकते हैं, हेलिडो में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे मैं बात करूं यहाँ हेलिडो के केस में कैसे करेंगे अपन, जैसे आपके पास में है क्लोरिडो, ठीक है, ब्रोमिडो, आयोडिडो, तो ये आपके पास में यहां फ्लोरिडो को अपन फ्लोरो भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना यहां फ्लोरो भी लिख सकते हो या फिर आप इसको फ्लोरिडो भी लिख सकते हो। क्लियर है, फ्लोरिडो ओके, दोनों ही सही होंगे आपके पास में ओके। क्लियर, अगर आपके कंपटीशन एग्जाम में आता है तो ऑप्शंस देख लेना, फ्लोरो और फ्लोरिडो, ऐसा नहीं है दोनों ऑप्शन में आ जाएंगे, ठीक है, एक ही मिलेगा। ये आपके पास में है क्लोरिडो, इसको आप क्लोरो या क्लोरिडो दोनों बोल सकते हो, क्लोरो भी बोल सकते हो, आप इसको क्लोरिडो भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया ओके। ऐसे ही आपके पास ब्रोमिडो, आयोडिडो है, इसको ब्रोमो और आप आयोडो भी बोल सकते हैं। आपके पास हाइड्रोक्सो है, साइनो है, आइसोसाइनो है, नाइट्रो है, सब में कौन कौन से दाता परमाणु हैं ये भी टेबल में आपको सारा व्यवस्थित बताया गया। देखिएगा फ्लोरो में एफ है, सीएल में सीएल है, यहाँ आपके पास ब्रोमिडो में बीआर है, आयोडिडो में आई है। इस तरह से आपके पास में पहले हैलाइड आयन नेगेटिव वाले दिए हैं, सेकंड पे हाइड्रोक्साइड जो OH होता है उसको हाइड्रोक्सो बोलते हैं, ध्यान रखना इधर इसका हाइड्रोक्साइड है लेकिन उधर हाइड्रोक्सो ओके। और देखिए यहां पर आइसोसाइनाइड है लेकिन वहां आइसोसाइनो है, यहां साइनाइड है वहां साइनो है, यहां नाइट्रो है वहां भी आपके पास नाइट्रो, कुछ सिमिलर भी हो सकते हैं। अब देखिए सबसे मेन बात जो कल मैंने आपको पॉइंट बताया था वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जितने भी आपके पास में ये नेगेटिव वाले हैं सब में देखो आपके पास ओ ओ ओ ओ और ओ वर्ड, लास्ट में आपके पास ओ वर्ड आ रहा है, यानी कि ओ लेटर आपको देखने को यहां पे मिलता है। तो देखिएगा अपन कह सकते हैं जितने भी आपके पास नेगेटिव जो आपके पास चार्ज लिगेंड होंगे सबके लास्ट में क्या होगा, ओ होगा। ऐसे अपन इनकी पहचान कर सकते हैं कि लास्ट में आपको ओ देखने को मिलेगा ओके। क्लियर हो गया। इसका एक अपवाद था जो साइक्लोपेंटाडाइनिल है, वहां आपको ऐसा नहीं मिलेगा, वो भी मैंने आपको बताया था C5H5 जिसपे -1 चार्ज था, आगे टेबल में आ जाएगा। देखिएगा ये आपके पास में है। नेक्स्ट आपके पास नाइट्राइट है, उसको नाइट्रो कहेंगे, साइनेटो, आइसोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, एमिडो, एसिटेटो, ये आपके पास ग्रुप है, सब में आपके पास -1 चार्ज है, ये भी आपके पास में ऋणात्मक लिगेंड है। ये सभी इनके अपने पास कॉमन नेम है, लेकिन ये सभी नेम आपको तब काम में लेने हैं जब हम इनका IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नामकरण पढ़ेंगे ओके।
देखिएगा नेक्स्ट, ये आपके पास में 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 तक आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ये -1 के बाद -2 वाले आ गए। देखिए ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि ये -1 वाले पढ़ रहे हैं, हम एक दंतुक पढ़ रहे हैं जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 1 होती है, लेकिन उसमें ऋणात्मक है और सब पे ऋणात्मक ऋणावेश आपको नजर आ रहा है। ओके, क्लियर है। अब देखिए इसी प्रकार जैसे ये ध्यान रखना, अपन यहां पे बात करें आपके पास में, इसमें भी एक एग्जांपल आपके पास में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या, देखिए ये जो है साइक्लोपेंटाडाइनिल, यहां पे आपको ये जो है YL नजर आ रहा है, बाकी सभी में आपको नेगेटिव वालों में देखो आपको O नजर आएगा, लास्ट में क्या नजर आएगा, O अक्षर नजर आएगा, लेकिन आपका केवल एक साइक्लोपेंटाडाइनिल ऐसा है जिसके अंदर आपको YL नजर आ रहा है। ये भी आपके पास C5, ये जो है आपके पास C5H5 है आपके पास में, जिस पर -1 चार्ज होता है। कितना चार्ज रहता है भाई, यहां पर -1 चार्ज रहता है। क्लियर हो गया। अब देखिए अपन बात करें धनात्मक, जो आपके पास यूनिडेंटेंट, यानी ये आपके पास में धनात्मक एक दंतुक लिगेंड है। कौन से भाई, धनात्मक एक दंतुक लिगेंड है, धनात्मक एक दंतुक लिगेंड आपके पास में है। तो देखिए इन सब में क्या करेंगे अपन, इन सब के अंदर अपन बात करें यहां पे, तो देखिए यहां पे मैंने आपको बताया था जो धनात्मक वाले हैं उसको IUM, EM ये वर्ड आपको लास्ट में मिलेगा। तो देखिए यहां पे ये रहा आपके पास में IUM, नाइट्रोनियम आपके पास में है, नाइट्रोसोनियम IUM है, ये आपके पास हाइड्रोजोनियम है, आपके पास में IUM है। क्लियर है। तो ये NO2+, NO+ सब पे पॉजिटिव है, प्लस आवेश उपस्थित है। ये एक दंतुक लिगेंड है, वे एक दंतुक लिगेंड है जिन पर आपके पास में धनात्मक चार्ज उपस्थित, धनात्मक आवेश उपस्थित होता है। क्लियर हो गया। इस तरह से देखिए दोस्तों, अपन यहाँ पे एक दंतुक की पूरी टेबल अपन देख चुके हैं जो उदासीन है। साथ ही एक ये देखिएगा यहाँ पे, ये आपके पास थे उदासीन वाले। क्लियर है, ये सभी अपने पास थे उदासीन। ओके, ये आपके पास में उदासीन के बाद अपन ने बात की है, देखिए क्या, जो ऋणात्मक हैं, और साथ ही अपन ने बात कर ली अभी जो कौन से आपके पास में धनात्मक। अब हम बात करते हैं देखिए बाइडेंटेंट के बारे में, जो द्विदंतुक लिगेंड है जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2। तो देखिएगा ये आपके पास में है द्विदंतुक लिगेंड। ओके, द्विदंतुक लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 2 होगी। दाता परमाणु कितने होंगे भाई, 2। ये द्विदंतुक लिगेंड है जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होगी आपके पास में, 2। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें आपके पास ऑक्सिलेटो, कल भी मैंने बताया था आपको क्लास के अंदर कि ये जो आपका OX यहां पे है, इसको OX से रिप्रेजेंट करते हैं, -2 चार्ज रहता है, COO नेगेटिव। देखिए कल अपन ने इसको बनाया भी था कि इस तरह का ये आपके पास में होता है, CO नेगेटिव और COO नेगेटिव आपके पास में है। क्लियर है। तो देखिए दोनों O2, इसके अंदर जो दाता परमाणु है दोनों ऑक्सीजन है, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन पर ऋणावेश है, ये ऋणावेश रहा, -2 चार्ज है, इसको अपन कहते हैं ऑक्सिलेट। ये आपके पास आयन है, उधर अपन इसको कहेंगे ऑक्सिलेटो, नामकरण में अपन काम में लेते हैं ऑक्सिलेटो वर्ड। ऐसे ही ये आपके पास EN इथाइलिन डायमीन है, 0 चार्ज रहता है। ध्यान रखना इस पर आवेश 0 है, क्योंकि अपन यहां आवेश के आधार पर वर्गीकरण नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। क्लियर हो गया। 2 दाता परमाणु है N, देखिए ये इथाइलिन डायमीन कल बहुत बार काम में लिया था, N ये दाता परमाणु है, ये भी दाता परमाणु है। ओके, अब देखिए यहां मैं बात करूं आपके पास में ये ग्लाइसिनेट आयन है, जो ग्लाइसिनेटो है, जो अपन ने कल बात की थी कि आपके पास में ये था NH2, देखिएगा NH2 CH2, इसको भी अपन ने कल काम में लिया था, COO नेगेटिव आपके पास में है। क्लियर हो गया आपके पास में। तो देखिए ये जो है आपके पास में CO नेगेटिव, O नेगेटिव एक दाता परमाणु और दूसरा दाता परमाणु है N, तो इसमें दोनों अलग अलग हैं, N एंड O आपके पास में है। ये ग्लाइसिनेटो है आपका, ये ग्लाइसिनेटो है जिसको GLY से लिखते हैं अपन, तो ये आपके पास में है ग्लाइसिनेटो। क्लियर हो गया, ग्लाइसिनेटो। ओके, अब देखिए ऐसे ये आपके पास में था ऑक्सिलेटो, ये आपके पास में था ऑक्सिलेटो। क्लियर। अब देखिए दोस्तों यहां मैं बात करूं आपसे, ऑक्सिलेटो हो गया, ग्लाइसिनेटो हो गया, आपके पास में एथेन 1,2 डाइअमीन आपके पास में हो गया, ये सारे आपके पास में बाइडेंटिक द्विदंतुक लिगेंड हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं इसके अंदर कि यहां भी आप देखेंगे तो इसके अंदर देखिएगा आपको यही देखने को मिलेगा, सिमिलरली सेम वही चीज कि जो आपके पास नेगेटिव है लास्ट में O, नेगेटिव है O। क्लियर हो गया। ओके गुड। अब देखिए बात करते हैं ऐसे कुछ और आपके पास में DMG है, AC आपके पास एसिटाइल एसिटोनेट आपके पास में है, तो ये आपके पास में, और आपके पास में डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम आपके पास में ये डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सोमेट है आपके पास में, तो ये इन पर 0 चार्ज था, इस पर -1, इस पर -1, इनमें दाता परमाणु भी आपको पूरा दिया गया है कंप्लीटली कि किस तरह के दाता परमाणु इनके अंदर उपस्थित हैं। क्लियर हो गया। तो ये भी आपके पास में द्विदंतुक लिगेंड है जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 2 होती है, जैसे दाता परमाणु 2
N, दोनों N हैं, इसमें N और O दो अलग अलग हैं, इसमें दोनों क्या है, ऑक्सीजन है। क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आपके पास में है। ऐसे ही अपन ने बात कर ली थी उसी समय कि आपके पास में ट्राइडेंटेंट में 3 होंगे, जो आपके पास टेट्राडेंटेंट है 4 होंगे, पेंटाडेंटेंट में 5 होंगे, हेक्साडेंटेंट ईडीटीए का जो एग्जांपल था उसमें 6 दाता परमाणु उपस्थित थे। ये था लिगेंड के बारे में। अब बात करते हैं, देखिएगा जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है उपसह संयोजन संख्या के बारे में। क्लियर, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये अपना नेक्स्ट पॉइंट है उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन उपसह संयोजक संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको अपन कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे, यहाँ पे CN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो देखिए इसके लिए दोस्तों क्या कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा भाई, सिंपल सा कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि जो आपके पास में, मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे जिनमें आप लिगेंड की संख्या जो थी वहां पे लास्ट में लिखा था CN6H2 6 NS3 6, ये या फिर आपके पास CN4, इस तरह से Cl4। तो ये जो नंबर हैं 100% हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि ये नंबर ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। देखिए उसको, वो जो नंबर है वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर को, लेकिन एग्जैक्टली सही जो इसके लिए डेफिनेशन होगी या सही जो इसका तर्क होगा, जो सही कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लिगेंड, जो भी आपकी लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने बंध बना रही है, कितने उपसहसंयोजी बंध बना रही है, उन बंधों की संख्या को अपन वहां पे कहते हैं समन्वय संख्या। क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए एक दंतुक लिगेंड में तो ठीक है वो एक ही दाता परमाणु होता है, तो एक दाता परमाणु एक बंध बनाया, 2 है तो 2, 4 है तो 4, 5 है तो 5 और 6 है तो 6, तो नंबर के आधार पे अपन बता देंगे। लेकिन द्विदंतुक लिगेंड में आपको पता है दोस्तों कि एक लिगेंड 2 वहां पे दाता उपस्थित हैं तो 2 बंध बनाएगी, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर, यदि आपके पास में 3 लिगेंड है द्विदंतुक वाली, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा डबल, क्योंकि एक 2 बना रही है, इसका मतलब वहां पे कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया। कुछ एग्जांपल से अपन बता देंगे। तो देखिएगा यहां अपन कहेंगे कि लिगेंड, सिंपल सा क्या कहेंगे कि लिगेंड द्वारा उपसहसंयोजी समूह, ठीक है, या लिगेंड के अंदर जो उपसहसंयोजी समूह है उसकी बात कर लेते हैं, जो दाता परमाणु है, लिगेंड द्वारा उपसहसंयोजी समूह की भी बात कर सकते हैं अपन कि उपसहसंयोजी समूह हो सकता है अपना। क्लियर है, ओके। लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, क्लियर है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से बंधित उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध। और आप जानते हैं बेटा यहां पे उपसहसंयोजी बंध जो है उसको आप तीर के निशान से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कितने हैं उपसहसंयोजी बंध, क्या कहलाते हैं, यहां उपसहसंयोजक यौगिक या आपका जो जटिल यौगिक है या जो संकुल यौगिक है, संकुल यौगिक की उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। तो अपन कह देंगे बंध संकुल यौगिक की उपसहसंयोजक संख्या कहलाता है। क्लियर है, कैसे, एग्जाम्पल से अपन बता देंगे। देखिए उपसहसंयोजन संख्या कहलाता है, इसके लिए भी अपन एग्जाम्पल ले लेंगे। देखिएगा, देखिए दोस्तों कैसे, जैसे अपने पास में है, मान लीजिए ये है CrNS3 की होल 6। अब आप जानते हैं NS3 जो है, एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, फर्स्ट आपके पास ये एग्जाम्पल है। अब NS3 जो आपके पास में है वो आपके पास एक दंतुक लिगेंड है, आज ही अपन ने देखा। देखिएगा मैं एक बार आपको बता दूं, ये रहा आपके पास NS3 आपका है, ये देखिएगा NS3 के बारे में बात करूं यहां पे आपसे, तो NS3 स्टार्टिंग वाले टेबल में अपने पास में था, ये रहा
अमोनिया। ये एक दंतुक लिगेंड में था, यूनिडेंटेंट में था, एक दंतुक है, दाता परमाणु एक है, नाइट्रोजन। क्लियर हो गया आपके पास में ये। तो देखिए यहां आपके पास में एक दंतुक लिगेंड है NH3, दाता परमाणु एक है, इसका मतलब 6 NH3 है, तो दाता परमाणु हो गए 6। तो 6 दाता परमाणु 6 उपसहसंयोजी बंध बनाएंगे। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो आपके पास में देखिए क्या हो जाएगा, यहां आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा इसके लिए 6। क्लियर हो गया आपको? ओके। अब आप कहेंगे सर ये तो ये नंबर ही हुआ, लेकिन ऐसा सब में नहीं होगा। देखिए बात करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। ओके, एग्जाम्पल 2 अपन ने ले लिया। देखिए जैसे मैं यहां पे ले लेता हूं, आपके पास में ले लिया अपन ने, सपोज यहां पे आपके पास में है COEN की होल थ्राइस +3। क्लियर है? ओके। अब देखिए अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, यहां पे इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तब तो आप सिंपल सा क्या कहते हैं कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 3। और जैसे ही आपने यहां पे ये कहा, यहां ध्यान रखना है ये आपके पास में एक तरह से अपन कह सकते हैं कि ये डेंजरस जोन है, इससे आपको डेंजरस जोन से बच के रहना है भाई। ध्यान रखना ये आपके लिए डेंजरस जोन है, 11 kV वोल्ट यहां पे लाइन है, इससे आपको बच के रहना है। क्या? जैसे ही आपने इस 3 को देखा और 3 को देख करके आपने यहां 3 किया और ये क्या हो गया, 100% गलत हो गया, रॉन्ग है, गलत। क्लियर? क्यों? देखिएगा ये जो EN है एथिलीन डाइएमीन है, जो मैं आपको बता दूं यहां पे एक बार देखिएगा, ये आपके पास वो EN है जो आपके पास में यहां प्रेजेंट थी। EN बाइडेंटेंट द्विदंतुक लिगेंड है, और द्विदंतुक लिगेंड में दाता परमाणु डोनर एटम कितने हैं? 2 हैं। एक EN में 2 दाता परमाणु हैं, तो देखिए 3 EN में कितने दाता परमाणु हो जाएंगे? 6। और 6 दाता परमाणु तो बंध भी कितने बनेंगे? 6 दाता परमाणु तो 6 बंध आपके पास में बनेंगे। तो देखिए दोस्तों अपन क्या कहेंगे यहां पे, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो सही होगा वो आपके पास में होगा 6 होगा, जो आपके पास सही आंसर होगा। क्लियर है? अब आपको क्लियर हो गया? ओके। अब देखिए इस पर कुछ और एग्जाम्पल भी अपन देख लेते हैं, जैसे आप इसको इजीली आप जैसे कर पाए इसको। तो देखिएगा ये लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना है, समन्वय संख्या आपको निकालनी है। देखिए उपसहसंयोजी संख्या भी इसको कहते हैं और समन्वय संख्या भी इसको कहा जाता है। ध्यान रखना इसी को ही समन्वय संख्या भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर को ही हम क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या। ठीक है, तो यहां पे भी अपन नोट कर देते हैं कि ये जो उपसहसंयोजी संख्या है इसको ही हम समन्वय संख्या भी कह सकते हैं। भाई ध्यान रखना, ये समन्वय संख्या आपसे पूछी जाती है तो भी आपका यही आंसर है, ये एक ही बात है, समन्वय संख्या कहो, ठीक है, या फिर उपसहसंयोजन संख्या कहो। तो देखिए समन्वय संख्या आपको कॉम्प्लेक्स जो आपके पास में संकुल यौगिक हैं उनके अंदर आपको बतानी है। पहला है CuCN। अब देखिए CN आपका एक दंतुक लिगेंड है, CN में एक दाता परमाणु होता है। तो यहां पे देखिए मैं बात करूं, यहां पे एक दंतुक लिगेंड की तरह ये व्यवहार कर रहा है आपके पास में, तो यहां 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर इसका CN ऑफ Cu+2 आयन के लिए निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 4। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? ऐसे देखिए सेकंड एग्जांपल आपके पास में NH3 कितने आपके पास में? 4 है, तो यहां आपका हो जाएगा 4, क्योंकि एक दंतुक है। CN फिर से आपके पास में 2 है, तो ये हो जाएगा 2। देखिए यहां तो सिमिलर वही चीजें चल रही हैं, जितना नंबर यहां है वो एज इट इज आप नोट कर रहे हो। 4 है 4, 4 है 4, Cl 6 है, तो यहां भी आपका होगा 6। क्लियर हो गया? अब देखिए NH3 यहां पे आपके पास में है 3। ध्यान रखना ये यहां पे ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस ब्रैकेट के अंदर ये आपके पास जो CO आपको दिया हुआ है ये आपके पास में है सेंट्रल मेटल आयन, ये सेंट्रल मेटल है। ओके, और ये जो आपके पास में जितने भी बचे होंगे ये सभी आपके पास हैं लिगेंड, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है। ठीक है, तो टोटल देखिएगा ये लिगेंड एक दंतुक है, ये भी एक दंतुक है, तो 3 ये है आपके पास में NH3 की होल थ्राइस, 3 ये है और 3 Cl है। टोटल आपके पास में 6 लिगेंड है। 6 लिगेंड है तो बंध भी कितने बनेंगे यहां पर? और एक दंतुक है तो 6 दाता परमाणु होंगे 6 में, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 6। इनमें एक जैसी लिगेंड थी, Cl6 एक जैसी लिगेंड है, एक जैसी लिगेंड है, एक जैसी लिगेंड है, और यहां एक जैसी है, लेकिन यहां दोनों अलग अलग तरीके की लिगेंड उपस्थित हैं। क्लियर? C2O4 ध्यान रखना, C2O4 जो है इसमें आप देखेंगे जैसे ही आप 3 देखेंगे यहां आप लिखेंगे 3, और जैसे ही आप 3 लिखेंगे क्या हो जाएगा? आपका गलत आंसर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि मैं आपको बता दूं यहां पे देखिएगा ये जो आपके पास में है जो आपका C2O4 है ये है ऑक्सिलेटो। देखिए इसी को ही अपन कहते हैं C2O4
और 2 माइनस है तो -2, इसको ऐसे भी अपन कह सकते हैं। तो ये आपका C2O4 है जो कि द्विदंतुक लिगेंड है, जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2। अब एक C2O4 में 2 दाता है तो 3 C2O4 में कितने हो जाएंगे आपके पास में दाता परमाणु? देखिएगा यहां आपके पास में दाता परमाणु कितने हो जाएंगे? 3 में 6 दाता परमाणु आपके पास हो जाएंगे। तो यहां जो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ने होकर के कितना होगा आपके पास में? यहां आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। ये आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? ऐसे देखिए आपके पास में है ईएन, आपको याद आ गया होगा। देखिएगा ईएन एथिलीन डाइअमीन है और एथिलीन डाइअमीन आपके पास में द्विदंतुक है, 1 में 2 दाता परमाणु तो 3 में 6 और 3 में 6 है तो यहां पे आपका आंसर होगा 6। अब तो क्लियर हो गया आपको। और एन इसमें देखिएगा आपके पास में यहां पे NH3 6 है। अब देखिए ये जो है कई बार बच्चे कहते हैं सर Cl2 तो 6 और 2 8। अरे नहीं ऐसा नहीं करना। देखो यहां पे ब्रैकेट के लिगेंड हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही होगा, ब्रैकेट के बाहर इधर तो ऋणायन और इधर की तरफ धनायन। तो अपने को NH3 ब्रैकेट के अंदर सिर्फ लिगेंड NH3 है, एक ही प्रकार का लिगेंड इसमें उपस्थित है और वो 6 है और एक दंतुक है तो आपके पास हो जाएगा 6। आपका आंसर हो जाएगा 6। क्लियर है? तो इस तरह से देखिए अपन ने समन्वय संख्या के बारे में पहचान कर ली और समन्वय संख्या आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? क्लियर है, गुड। अब देखिए हम बात करते हैं सममित लिगेंड और असम्मित लिगेंड के बारे में बात करते हैं कि कौन से आपके पास लिगेंड हैं वो सम्मित लिगेंड होते हैं और कौन से आपके पास में ऐसे लिगेंड हैं जो असम्मित होते हैं। ओके, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपको यही समझा देता हूं, लेकिन अपन आगे भी इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको नेक्स्ट स्लाइड पे भी। पर एक बार मैं आपको बता दूं, देखिए इन्हीं एग्जाम्पल से ये जो CN4 एक ही तरह की लिगेंड उपस्थित, देखिएगा यहां पर मैं बात करूं आपके पास में ये जो आपके पास में NH3 है, इसमें इस यौगिक के अंदर भी आपके पास में सारे NH3 लिगेंड उपस्थित है। तो इसी से ही अपन इसको आगे समझाएंगे आपके पास सम्मित क्या होती है और असम्मित क्या होती है। तो लीजिए नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना ये है सम्मित लिगेंड। ओके, सम्मित लिगेंड क्या होती है सुनिएगा। सम्मित लिगेंड के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों सम्मित लिगेंड क्या होगी। ओके, सम्मित लिगेंड वे लिगेंड जिनमें एक ही प्रकार के उपसह संयोजी परमाणु उपस्थित हों। उपसह संयोजी परमाणु का मतलब है वहां पे दाता परमाणु एक ही प्रकार के हों। जैसे मैं बात करता हूं आपसे, देखिएगा अभी आपको बताते हैं। यहां पे सिंपल सा अपन लिख देंगे इसके लिए कि वे लिगेंड जिनमें एक ही प्रकार के दाता परमाणु, जिस दाता परमाणु को ही अपन क्या कहते हैं? उपसह संयोजी परमाणु। ओके, दाता परमाणु या उपसह संयोजी परमाणु एक ही प्रकार के दाता परमाणु या उपसह संयोजी परमाणु उपस्थित हों सम्मित लिगेंड कहलाती हैं। भाई क्या कहलाती है? सम्मित लिगेंड कहलाती है। क्लियर हो गया? जैसे बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसके लिए भी सम्मित लिगेंड कैसे, जैसे मैं बात करूं यहां पे आपके पास में ये लीजिए एग्जांपल अपन ने ले लिया सिंपल सा एक। यहां पे ये आपके पास में है EN एथिलीन डाइअमीन। ठीक है, एथिलीन डाइअमीन जो आपके पास में लिगेंड है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको आता है। देखिए बड़ी आसानी से आप बना देंगे। कैसे? CH2 और NH2 और यहां भी आपके पास CH2 और क्या जुड़ा होता है आगे? NH2। तो देखिए इसमें दाता परमाणु कितने हैं आपके पास में? 2 दाता परमाणु हैं। तो यहां पे देखिए इस तरह से अपन मेंशन कर सकते हैं कि दाता परमाणु यहां पर 2 हैं। क्लियर हो गया आपको पॉइंट कि दाता परमाणु कितने हैं? 2 हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि ये जो 2 दाता परमाणु आपके पास में हैं, ये कौन से 2 दाता परमाणु हैं? कौन से हैं? तो देखिएगा आप कहेंगे दोनों के दोनों कौन से हैं? नाइट्रोजन हैं। कौन से दाता परमाणु हैं? नाइट्रोजन। तो दोनों एक ही हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तो ये भी नाइट्रोजन है यहां भी और यहां भी क्या है? नाइट्रोजन। तो एक ही प्रकार के दाता परमाणु या उपसह संयोजी परमाणु उपस्थित हो तो ऐसी लिगेंड को अपन कहते हैं सम्मित लिगेंड। क्लियर हो गया भाई? ओके गुड। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट असम्मित लिगेंड के बारे में। ये लीजिए दोस्तों हम बात करेंगे असम्मित लिगेंड के लिए। तो लीजिए पॉइंट है अपने पास, असम्मित लिगेंड क्या होता है? असम्मित लिगेंड, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखना जो अपन पढ़ रहे हैं अभी। ये अपने कुछ कीवर्ड्स हैं जो इस चैप्टर के लिए आगे अपनी हेल्प करेंगे। सबके बारे में अपने को पता होना चाहिए कि असम्मित क्या होता है,
असममित क्या होता है, असममित लिगेंड है, ठीक है। तो देखिए असममित लिगेंड आपके पास में है, तो इसको किस तरह से, उसका जस्ट आपको क्या करना है, सम्मित का उल्टा करना है, असममित, उसका जस्ट आप अपोजिट कर देंगे, क्लियर। तो देखिएगा असममित लिगेंड का मतलब हो गया वहां एक ही प्रकार के दाता थे, लेकिन यहां दोनों यानी दो दाता होंगे, लेकिन वो दोनों अलग अलग प्रकार के होंगे। जैसे मैं बात कर लेता हूं, तो यहां अपन लिखेंगे, देखिएगा वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु, ठीक है, वे लिगेंड जिनमें भिन्न भिन्न दाता परमाणु उपस्थित हो, भिन्न भिन्न दाता परमाणु, या अपन कह सकते हैं उपसहसंयोजी परमाणु, ओके, दाता परमाणु उपस्थित हो, दाता परमाणु उपस्थित हो, ओके, क्लियर हो गया भाई, दाता परमाणु उपस्थित हो। जैसे देखिएगा यहां पे मैं बात करूं, इसके लिए भी एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। ये लीजिए अपन ने एग्जांपल ले लिया, यहां पे क्या है आपके पास में, देखिए एक उदाहरण अपन ने लिया है ग्लाइसिन-E2, GLY से जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो, ग्लाइसिन-E2, वो एग्जांपल ले लिया। क्या होता है ग्लाइसिन-E2, आप जानते हैं, NH2CH2COO नेगेटिव, ये आपके पास ग्लाइसिन-E2 का एग्जांपल है। तो इसमें देखिए आपके पास में दाता परमाणु कितने हैं, तो यहां मेंशन कर देंगे आपके पास में दाता परमाणु जो है, यहां जो उपसहसंयोजी परमाणु है या जो दाता परमाणु है, उनकी जो संख्या है वो 2 है, और वो 2 कौन कौन से हैं, N तथा कौन सा है, एक और दूसरा O, देखिए O नेगेटिव और N, तो दोनों अलग अलग हो गए आपके पास में। तो अलग अलग होंगे तो ऐसी लिगेंड को हम कहते हैं वहां पे असममित लिगेंड है। कौन सी है भाई, असममित। देखिए अपन अपनी टेबल जो अपने पास में थी उसमें भी इन चीजों को यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। कैसे, देखिएगा आपके पास में यहाँ दोनों आपके पास में, इसमें 2 दाता परमाणु हैं, लेकिन दोनों आपके पास में है नाइट्रोजन, सम्मित हो गया। 2 दाता परमाणु है DMG में, लेकिन एक N है, दूसरा है आपके पास में O, तो आपके पास क्या हो गया, असम्मित हो गया। ऐसे ही AC जो एसिटाइल एसीटोनेट आपके पास में है, इसमें आपके पास 2 दाता परमाणु है, दोनों आपके पास में कौन से हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है आपके पास में, देखिएगा तो दोनों ऑक्सीजन है, सिमिलर है, सेम है, तो आपके पास में ये क्या हो गया भाई, आपका सम्मित हो गया। ऐसे देखिए ऑक्सीलेटो की बात करूं तो 2 दाता परमाणु है, दोनों कौन से हैं, ऑक्सीजन है, दोनों के दोनों, तो सम्मित हो गया। इथिलीन डायमीन की बात करूं तो दोनों नाइट्रोजन है, एक जैसे हैं, सम्मित हो गया। लेकिन मैं यहाँ ग्लाइसिनेटो के बारे में बात कर रहा था। देखिएगा ये आपके पास ग्लाइसिनेटो है जिसमें एक ऑक्सीजन ये नेगेटिव वाला और एक ये N पे लोन पेयर है ये वाला, दोनों दाता परमाणु है N और O, तो दोनों अलग अलग दाता परमाणु उपस्थित है दोस्तों आपके पास में, तो ये आपका हो गया असम्मित लिगेंड। तो इस तरह से हमने सम्मित लिगेंड के बारे में पढ़ लिया और हमने असम्मित लिगेंड के बारे में भी पढ़ लिया है। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो अपन ले लेते हैं। यहां पे आपके पास संकुल यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके पास में होमोलैप्टिक और एक होते हैं हेट्रोलैप्टिक। तो यहां उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए होमोलैप्टिक संकुल यौगिक कौन से होंगे, होमोलैप्टिक संकुल यौगिक, और एक होता है आपके पास में हेट्रोलैप्टिक। तो दोनों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए पहले अपन बात करते हैं होमोलैप्टिक के बारे में। होमोलैप्टिक कौन से होंगे, देखिए होमोलैप्टिक के लिए दोस्तों मैं आपको बताऊं यहां पे कि वे संकुल यौगिक या वे उपसहसंयोजी यौगिक जिनमें एक ही प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो, होमोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। एग्जांपल देंगे बहुत सारे अपने को यहां पे, अभी आप देखिएगा आपको कि यहां पर लिखेंगे कि वे संकुल यौगिक, सिंपल सा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा समझना है कि वे संकुल यौगिक जिनमें एक ही प्रकार के लिगेंड उपस्थित हों, जिनमें एक ही प्रकार, एक लिगेंड नहीं कह रहे हैं, ध्यान रखना भाई, एक ही प्रकार कह रहे हैं। ओके, एक ही प्रकार के लिगेंड उपस्थित हों, एक ही प्रकार के लिगेंड उपस्थित हों, क्या कहलाते हैं, होमोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। होमोलैप्टिक संकुल यौगिक कहलाते हैं। होमोलैप्टिक संकुल यौगिक या उपसहसंयोजी यौगिक या जटिल यौगिक कहलाते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों इसके लिए एग्जांपल देखते हैं अपन कि कौन कौन से होमोलैप्टिक में एग्जांपल आएंगे। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं ऐसे अपने पास में, देखिएगा सिंपल सा यहां अपन कह सकते हैं, जैसे आपके पास एग्जाम्पल ले लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, पहला एग्जाम्पल है आपके पास में, मैंने लिया यहाँ पे CO
NH3 की होल 6, क्लियर है, और ये लीजिए +3, ठीक है। NH3 6 इसमें लिगेंड है लेकिन एक ही टाइप के हैं, हो गया होमोलैप्टिक। दूसरा एग्जांपल देखिए, मैंने लिया यहां पे COH2 की होल 6, अब देखो आप इसमें Cl3, यहां पे भी लिगेंड आपके पास 6 है H2, लेकिन एक ही टाइप के सारे H2 हैं, ओके। ऐसे ही और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अपन ने यहां पे एग्जांपल ले लिया, ये लीजिए, मान लिया अपन ने लिया एग्जांपल जो थर्ड आपका, ये NiCN4-2, ये एग्जांपल अपन ने लिया। तो देखिए एक ही प्रकार के लिगेंड हैं और सारे कौन से हैं इसके अंदर, एक ही प्रकार के हैं, CN है, 4 हैं और चारों CN है। फोर्थ एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे मैंने यहां पे आपके पास में लिया CuNH3 की होल 4, ओके। तो देखिएगा इसके अंदर मैं बात करूं तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर या इस उपसहसंयोजी यौगिक जो आपके पास में आपको नजर आ रहा है, आयन है जो नजर आ रहा है, इसके अंदर मैं बात करूं तो 4 लिगेंड है लेकिन चारों क्या है, NH3 हैं। तो ये जितने भी आपके पास एग्जाम्पल है सारे किसके हो गए, होमोलैप्टिक के हो गए। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि होमोलैप्टिक संकुल क्या होते हैं, क्लियर है, गुड। अब अपन बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट हेट्रोलैप्टिक संकुल के बारे में, ओके। तो देखिए ये आपके पास में है हेट्रोलैप्टिक, क्या होता है हेट्रोलैप्टिक संकुल यौगिक, ओके दोस्तों, हेट्रोलैप्टिक संकुल यौगिक, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए हेट्रोलैप्टिक संकुल यौगिक क्या होंगे, किस तरह के हेट्रोलैप्टिक संकुल यौगिक होते हैं, ये लीजिएगा, ओके। हेट्रोलैप्टिक संकुल यौगिक में मैं बात करूं आपसे, देखिए हेट्रोलैप्टिक के अंदर, तो इस केस में आप क्या कहेंगे कि वे संकुल यौगिक जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड, उसका अपोजिट कर दो उल्टा, वे संकुल यौगिक जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के, ओके, जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के यानी अलग अलग है, ओके, भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के लिगेंड समूह उपस्थित हों, लिगेंड उपस्थित हों, क्या कहलाते हैं भाई आपके पास में, हेट्रोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं, उपस्थित हों, ठीक है, हेट्रोलैप्टिक, ठीक है, हेट्रोलैप्टिक संकुल यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं, क्लियर। हेट्रोलैप्टिक आपके पास में कहलाएंगे जिनमें भिन्न भिन्न होंगे। इसके लिए भी अपन एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा, जैसे मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं यहां पे, देखिएगा तो एग्जांपल आपके पास में फर्स्ट नंबर पे अपन ने एग्जांपल ले लिया, ये लीजिए, पहला जो आपके पास एग्जांपल है वो है PT प्लेटिनम, ये तो सेंट्रल मेटल हो गया आपके पास में ब्रैकेट के अंदर। आप देखिए मैंने लिया Cl और साथ में ले रखा, देखिए Cl के साथ ही यहां मैंने ले लिया आपके पास में, मान लीजिए आपके पास है NH3, क्लियर, एक ये लिगेंड है, एक ये आपके पास लिगेंड है। जैसे मैंने यहाँ पे साथ में ले लिया, मान लीजिएगा ये भी ट्वाइस में था और ये भी ट्वाइस में था, तो ये एक कंपाउंड ले लिया। तो देखिए इसमें आपके पास में 2 लिगेंड है NH3 और 2 लिगेंड आपके पास में यहां पर क्या प्रेजेंट है, Cl, यानी कि टोटल लिगेंड यहां पर 4 हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस यौगिक की मैं यहां पे बात करूं तो ये PT जो है ये सेंट्रल मेटल Cm को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Cl लिगेंड है और NH3 भी आपके पास लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसमें लिगेंड आपके पास में 4 हैं लेकिन 2 Cl है, 2 NH3 है, दोनों अलग अलग प्रकार के लिगेंड यहां उपस्थित हैं आपके सामने। तो ऐसा जो आपके पास में ऐसा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहेगा, जो उपसहसंयोजी यौगिक रहेगा, संकुल यौगिक रहेगा, उसे अपन कहते हैं हेट्रोलैप्टिक संकुल यौगिक, क्लियर है भाई। देखिए और एग्जांपल अपन देखना चाहें तो यहां पे और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल आपके पास में ले लिया, यहां पे आपके पास में है, मान लीजिए इस तरह से आपके पास में होता कि अपन यहां पे कहें कि CO, ये लीजिए, NH3 की होल थ्राइस, H2O की होल थ्राइस, ये ले लीजिए, ओके, और +3, इस तरह का संकुल आयन आपके पास में प्रेजेंट है। तो देखिए यहां भी लिगेंड, यहां भी इसके अंदर, इस केस में भी मैं बात करूं तो आप जानते हैं इस केस के बारे में भी, ये जो CO है ये कोबाल्ट है, ये सेंट्रल मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखना, ये NH3 लिगेंड है और ये H2O भी लिगेंड है। यहां पर लिगेंड 3 NH3 है और 3 आपके पास में H2O लिगेंड है, यानी कि टोटल लिगेंड आपके पास में 5 और 1 6 आपके पास, यानी कि 3 और 3 सॉरी 6 लिगेंड है। लेकिन ध्यान रखना दोनों अलग अलग प्रकार के हैं, NH3 और H2O। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के यदि लिगेंड आपके पास में उपस्थित हो तो ऐसे संकुल यौगिक को हम कहते हैं
हेट्रोलैप्टिक संकुल यौगिक। क्लियर है? एक बार हम हमारी टेबल में देख लेते हैं, ऐसा कोई एग्जांपल है तो आप फटाफट आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, फटाफट लिखते रहिएगा। देखिएगा CN4 एक ही टाइप के लिगेंड आपके पास में उपस्थित है दोस्तों, क्या होगा? होमोलैप्टिक। क्लियर हो गया? NH3 एक ही टाइप के लिगेंड आपके पास में उपस्थित है, क्या होगा? होमोलैप्टिक। आपके पास CN2 एक ही टाइप के लिगेंड आपके पास में उपस्थित है, क्या होगा? होमोलैप्टिक। Cl6 आपके पास एक ही तरह के लिगेंड उपस्थित हैं, फिर से क्या होगा आपका? होमोलैप्टिक। Cl3NH3 की होल थ्राइस, दो अलग अलग प्रकार के लिगेंड आपके पास में उपस्थित है, दैट मींस ये आपका क्या होगा? हेट्रोलैप्टिक। गुड। और देखिए C2O4 की होल थ्राइस एक ही प्रकार का लिगेंड है, ये भी आपका होमोलैप्टिक है। EN की होल थ्राइस एक ही प्रकार का लिगेंड उपस्थित है, होमोलैप्टिक। और NH3 की होल 6 एक ही प्रकार का लिगेंड उपस्थित है, दैट मींस दोस्तों ये भी आपका क्या होगा? होमोलैप्टिक। तो देखिएगा इस टेबल से इस तरह से मैंने अरेंज किया है इन सभी को कि जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। तो दैट मींस मैं ये मानता हूं कि आपका अभी ये जो सममित लिगेंड, असममित लिगेंड, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक संकुल यौगिक है, ये भी आपके बहुत ही अच्छे तरीके से सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं। ओके गुड। अब हम बात करते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट हम ले लेते हैं उभयदंतुक लिगेंड। देखिए दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट है यहां पे कि कुछ उभयदंतुक लिगेंड भी होती है, कैसी होती है बात करेंगे इनके बारे में। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है उभयदंतुक लिगेंड। उभयदंतुक लिगेंड के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए उभयदंतुक लिगेंड किस तरह से अपन, कौन कौन से उभयदंतुक लिगेंड होंगे, कैसा रिप्रेजेंट करेंगे। देखिएगा उभयदंतुक लिगेंड को एम्बीडेंटेंट लिगेंड है आपके पास, उभयदंतुक, एम्बीडेंटेंट बोलते हैं इनको, एम्बीडेंटेंट लिगेंड, उभयदंतुक लिगेंड। देखिए कुछ आपके पास में कुछ लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड ऐसे होते हैं जो आपके पास में क्या करते हैं, ध्यान रखना, जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या, ध्यान से सुनना, आपको पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पे दोस्तों, जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या क्या होती है? एक से ज्यादा, यानी दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन एक बार में एक ही दाता परमाणु का काम करता है, ऐसी लिगेंड को हम कहते हैं उभयदंतुक लिगेंड। क्या है समझाते हैं, देखिएगा क्या है। देखिएगा पॉइंट अपन लेके आते हैं, इसको किस तरह से समझेंगे आप इसको। देखिएगा कि वे लिगेंड, वे एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड जिनमें क्लियर है, जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित हो, दो दाता परमाणु, ठीक है, दो दाता परमाणु उपस्थित हों परंतु एक बार में एक ही दाता परमाणु का काम करे। क्लियर? परंतु सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है देखना, लेकिन ये जो परंतु, इफ एंड बट वाली जो कंडीशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आप जानते हैं इस बात को। तो देखिए दोस्तों, परंतु एक समय में एक ही दाता परमाणु, एक ही परमाणु दाता का काम करे या दाता परमाणु का काम करे या उपसहसंयोजी बंध बनाने का काम करे। क्लियर है? एक समय में एक ही दाता परमाणु उपसहसंयोजी बंध बनाने का काम करे या दाता परमाणु का काम करे, क्या कहलाते हैं? उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, उभयदंतुक एम्बीडेंटेंट उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। इनको अपन कहेंगे उभयदंतुक लिगेंड। क्लियर हो गया आपको? ये सभी आपके पास उभयदंतुक लिगेंड कहलाएंगे। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, यहां पे आपके पास में एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल अपन ने ले लिया, यहां पे आपके पास में है CN, ओके, साइनाइड है या NO2 है, कोई भी ले सकते हैं आप, CN है। देखिए CN जो आपके पास में लिगेंड है, इस लिगेंड के अंदर दो दाता परमाणु उपस्थित हैं। कितने दाता परमाणु उपस्थित है CN में? आपके पास में दो। C भी दाता का काम करता है और N भी, लेकिन एक बार में एक ही दाता का काम करेगा। कैसे? देखिएगा इस तरह से, कैसे समझा सकते हैं इस पॉइंट को अपन? इस तरह से देखिएगा, समझ सकते हो आप लोग कि M ये सेंट्रल मेटल है आपके पास। M का मतलब है केंद्रीय धातु आयन। ओके, इससे क्या बनाएगा? इससे यहां पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो ये बनाया CN ने। तो अब देखिए साइनाइड जो आपके पास में है, साइनो जो लिगेंड आपके पास में, इसमें दाता परमाणु का काम कौन कर रहा है?
सी कर रहा है। देखिएगा सी ने एम से बॉन्ड बनाया है, यानी कि यहां पर इसमें दाता परमाणु का काम कर रहा है कार्बन। ओके, तो यहां अपन लिख देंगे। अभी फिलहाल जो इसके अंदर मैं बात करूं यहां पे, तो देखिएगा दाता कौन है, दाता, तो दाता है यहां पर कार्बन। क्लियर हो गया आपको पॉइंट? गुड। अब देखिएगा इस केस को मैं ऐसे लिख देता हूं एम, और ये लीजिए इसमें इस तरह से। अब देखिएगा एनसी, आइसोसाइनाइड के रूप में लिख दिया इसको, तो आइसोसाइनाइड अब इसके रूप में लिख दिया यहां पे। अब देखना आपका जो दाता है वो कौन हो गया, यहां पर एन हो गया। तो यानी एक ऐसी लिगेंड है आपके पास में जिसके अंदर क्या है, देखिए क्या देख रहे हैं अपन, एक ऐसी लिगेंड है जिसमें दाता परमाणु दो है, सी भी हो सकता है एन भी हो सकता है, लेकिन एक बार में एक ही दाता परमाणु। अगर ऐसे जोड़ोगे तो सी है, अगर इस तरह से जोड़ोगे तो एन है, लेकिन दाता परमाणु एक ही काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी लिगेंड को हम कहते हैं उभयदंतुक लिगेंड। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे आपके पास में देखिएगा, ये मैंने सेकंड एग्जांपल इसके अंदर ले लिया आपके लिए, जैसे नाइट्रो लिया, NO2। तो NO2 के केस की मैं बात करूं यहां पे, तो देखिए NO2 के केस में अगर अपन बात करें तो देखिए दोस्तों क्या होगा NO2 के लिए, जैसे N, अब यहां पे अपन ने जोड़ा इस तरह से, NO2 आपके पास में था, तो देखिए यहां पर जो ये उपसहसंयोजी बंध का जो काम कर रहा है यहां पे, ये उपसहसंयोजी बंध आपके पास बन चुका है, ये लीजिए। तो मेटल से, केंद्रीय धातु परमाणु से, तो किसने बंध बनाया है, एन ने। तो दाता कौन है यहां पे आपके पास में, दाता कौन होगा, एन। क्लियर है, दाता है एन। ओके, दाता परमाणु एन हो गया। लेकिन इस केस को अपन इस तरह से लिख देते एम, और ये बंध बनाया है इसके साथ में किसने, ये मान लीजिए बंध बना रहे हैं यहां पे ओ। ओके, तो अब अपन ने इसको इस तरह से लिख दिया ONO। ठीक है, तो सिमिलरली आपका NO2 ही है, NO2 है, लेकिन ONO के फॉर्म में लिख दिया अपन ने यहां पे, नाइट्राइट की फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो है यहां जो मैं दाता की बात करूं तो आपका दाता कौन होगा यहां पे, O होगा। कौन होगा भाई, O। यहां दाता आपके पास N है, जबकि यहां आपके पास में जो दाता परमाणु है वो आपके पास में कौन है, O है। तो ऐसी लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या आपके पास में 2 हो, लेकिन दोस्तों वहां पर एक ही दाता परमाणु का, एक बार में एक ही परमाणु दाता का कार्य करे, ऐसी लिगेंड को हम कहते हैं उभयदंतुक लिगेंड। इस तरह से आपके पास और भी हो सकती है, जैसे आपके पास में है वहां पे बात करें अपन थायोसाइनाइड या आइसोथायोसाइनेट हो सकता है आपके पास, थायोसाइनेट SCN, ठीक है, NCS, इस तरह से वो जुड़ सकता है। तो SCN जुड़ेगा तो S दाता परमाणु का काम करेगा, और NCS की फॉर्म में जुड़ेगा तो आपके पास N वहां दाता का काम करेगा। क्लियर है? ओके गुड। अब देखिएगा, लेकिन एक बात ये भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, क्या अगर CN यहां पे जुड़ता है तो नाम लिगेंड का आपका क्या होता है, C से जुड़ता है। अगर दाता परमाणु C है तो साइनाइड यानी साइनो, ये आपके पास आइसोसाइनो, आइसोसाइनाइड, ये आपके पास नाइट्रो है, जबकि ये आपके पास में नाइट्राइट है। क्लियर है, हो गया? तो देखिएगा, ओके, ये सब आपको लिगेंड के नेम जो हैं वो आपको टेबल में मैंने क्लियर कर रखा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखिएगा किसके बारे में, सेतु लिगेंड के बारे में बात करते हैं दोस्तों। किसके बारे में बात करते हैं हम, सेतु लिगेंड। देखिए आपके सेतु लिगेंड क्या होती है, अपना नेक्स्ट पॉइंट है सेतु लिगेंड। नेक्स्ट अपना कीवर्ड जो अपने पास में महत्वपूर्ण शाब्दिक अर्थ जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें आपके पास में है सेतु लिगेंड। सेतु लिगेंड क्या होती है, देखिएगा सेतु लिगेंड, कुछ एक दंतुक लिगेंड ऐसी भी होती हैं जो दोनों का काम करती हैं, एक दंतुक लिगेंड का काम भी करती हैं, कुछ लिगेंड ऐसी हैं जो एक दंतुक लिगेंड का काम भी करेंगी और सेतु लिगेंड का काम भी करती हैं। क्लियर है? होती क्या है कि ये जो है ये सेतु यौगिकों के अंदर देखने को मिलती हैं। ये जो सेतु लिगेंड है ये एक से अधिक धातु परमाणु जो आयन या फिर परमाणु या जो आयन है, केंद्रीय धातु परमाणु अपन जिनको कहते हैं, एक से अधिक को साथ में बांधे रखती हैं, उन्हें अपन कहते हैं सेतु लिगेंड। तो अपन कहेंगे वे एक दंतुक लिगेंड, वे एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? देखिएगा यहां अपन इस तरह से इस तरह से अपन यहां पे कहेंगे कि आपके पास इस तरह की आपके पास में लिगेंड है कि वे एक दंतुक लिगेंड, क्लियर, वे एक दंतुक लिगेंड जो एक साथ एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु या धातु परमाणु जो आपके पास में आयन है, धातु परमाणु या मैं कहूं आयन, एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को साथ बांधे रखती हैं, साथ बांधे रखती हैं, साथ,
उपसह संयोजी बंध से बंधित रखती है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये ज्यादा इजी आपके लिए थोड़ा सा और इफेक्टिव हो जाएगा। 7 उपसह संयोजी बंध से, उपसह संयोजी बंध द्वारा, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में कहेंगे, कोई कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है आपको, बंध द्वारा बांधे रखती हैं, क्या कहलाती हैं? सेतु लिगेंड कहलाती है, सेतु लिगेंड कहलाती है। क्लियर है आपके पास में? सेतु लिगेंड कहलाती है। कुछ एक दंतुक लिगेंड भी ऐसी हैं जो दोनों का काम करती है, सेतु का भी काम कर लेती है और इनका भी। फॉर एग्जांपल मैं लेना चाहूँ, यहाँ पे देखिए एग्जांपल आपके पास में है, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं एग्जांपल के तौर पे अपने पास में OH है, NH2 है नेगेटिव, ये सभी एक दंतुक इस तरह की जो लिगेंड हैं जो कि क्या काम करती हैं, एक दंतुक लिगेंड का काम भी करती हैं और सेतु लिगेंड का काम भी करती हैं। ये दोनों आपके पास में अपन कह सकते हैं। और भी बहुत सारे लिगेंड हैं, देखिएगा ये आपको सारे व्यवस्थित एक टेबल में मैंने व्यवस्थित कर रखे, आपको मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे बताऊं आपको, ये एक दंतुक लिगेंड का काम भी कर रही है भाई, ध्यान रखना, एक दंतुक का काम भी करेंगे। और यहाँ पे ये जो दोनों के दोनों हैं आपके पास एक दंतुक के साथ साथ, ठीक है, और बहुदंतुक, बहुदंतुक का भी, इससे मीन आप ये नहीं समझे, देखिएगा इसका कि ये केवल ये है, ये दोनों के लिए बातें हो रही है, ठीक है, ये दोनों के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं कि एक दंतुक का काम भी किया है और बहुदंतुक का भी। ओके, बहुदंतुक, ठीक है, या फिर अपन यहां पे कहेंगे सॉरी सेतु, ठीक है। तो एक दंतुक लिगेंड का काम भी कर रही हैं और सेतु लिगेंड का काम भी कर रहे हैं, ये लीजिएगा सेतु लिगेंड, ठीक है। ब्रिज जो आपके पास में है ये एक दंतुक लिगेंड भी बना रही हैं और आपके पास में सेतु लिगेंड भी बना रही हैं। ध्यान रखना भाई, यहाँ पे जैसे कैसे होते हैं इस तरह के यौगिक जो सेतु यौगिक है, कुछ यौगिक आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूं। जैसे H2O, ठीक है, H2 आ गया कि होल 4 इस तरह से है आपके पास में, यहाँ पे दिया हुआ CO, यहाँ पे आपके पास NH2 है, यहाँ आपके पास में OH ये जुड़ा हुआ है, क्लियर है। और इस तरह से वापस आपके पास CO है, यहाँ NH3 आपके पास होल 4 जुड़ा हुआ है, क्लियर, प्लस 4 ब्रैकेट पे चार्ज है। तो ये जो है आपके पास में देखिएगा दोनों लिगेंड, ये दोनों लिगेंड ऐसी हैं जो ब्रिज बना रही हैं, सेतु बना रही हैं। इधर से भी CO को जोड़ रखा है, इधर से भी CO को जोड़ रखा है, अलग अलग भी हो सकते हैं। इधर से भी आपको OH ने इस CO को जोड़ रखा है, इधर से भी जोड़ रखा है, क्लियर है। तो ये जो है ये सेतु यौगिक होते हैं भाई, ये कौन से होते हैं? सेतु यौगिक होते हैं। और आवर्त सारणी में जो आपके थर्ड बी वर्ग के जो तत्व होते हैं वो सेतु यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? थर्ड बी वाले जो आपके पास में है यौगिक होते हैं, वो आपके तत्व होते हैं, वो क्या बनाते हैं? सेतु यौगिक का कार्य करते हैं। ओके, क्लियर हो गया। तो देखिएगा इस तरह की जो लिगेंड होती हैं जो कि क्या करती हैं, एक से अधिक धातु आयनों को बंधित रखती है। देखिए CO ने NH2 को भी रख रखा है, OH को भी रख रखा है। यहाँ पे अपन बात करें इस तरह से जुड़े हुए हैं, ये जो NH2 है इधर से CO को, इधर भी CO को, OH जो लिगेंड है इधर से CO को, इधर से भी इसने किसको जोड़ रखा है? अपने साथ में CO को, यानी एक से अधिक आयनों को एक साथ बांधे रखती हैं। ऐसी लिगेंड को हम कहते हैं सेतु। और ये एक ब्रिज आपको नजर आ रहा है, सेतु लिगेंड भी इनको कह सकते हैं। और ये आपके पास एक ब्रिज नजर आ रहा है, इन यौगिकों को हम सेतु यौगिक कहते हैं। और थर्ड बी वर्ग के जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो सेतु यौगिक बनाने का कार्य करते हैं आवर्त सारणी में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, लास्ट जो शाब्दिक अर्थों की बात कर रहे थे, जो महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में हम बात कर रहे थे, उसी से एक रिलेटेड एक वर्ड और है आपके पास में, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए ये है आपका किलेट। क्या है? किलेट लिगेंड क्या होती है? तो देखिएगा हम बात करते हैं, ये भी आपके पास में इंपॉर्टेंट है। किलेट क्या होता है? देखिए दोस्तों, किलेट के बारे में बात कर रहे हैं कि किलेट क्या होता है, किलेट लिगेंड क्या होती है। ओके, किलेट लिगेंड के बारे में बात कर लेंगे, किलेरोन प्रभाव के बारे में बात कर लेंगे, किलेटीकरण के बारे में बात कर लेंगे। ये सभी पॉइंट इसमें समझेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पेशली ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा किलेट लिगेंड। ओके, देखिएगा क्या होती है किलेट लिगेंड। क्या होती है दोस्तों, मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि कुछ लिगेंड आपके पास में ऐसी होती हैं, कुछ बहुदंतुक लिगेंड आपके पास ऐसी होती हैं जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या एक से अधिक होती है। कुछ बहुदंतुक यानी एक से अधिक होगी तो बहुदंतुक भी कह सकते हैं, जिसमें द्विदंतुक, त्रिदंतुक, पंचदंतुक, हेक्सादंतुक सभी लिगेंड आते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहां पर कुछ किलेट लिगेंड के लिए मैं बात करूं यहां पे, तो कुछ बहुदंतुक लिगेंड ऐसी होती हैं जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। और वो क्या करते हैं? वो दाता परमाणु
केंद्रीय धातु के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाकर एक वलय का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं? वलय का। ध्यान रखना, उस वलय को हम कहते हैं किलेट वलय। क्या कहते हैं? किलेट वलय। और उस लिगेंड को हम कहते हैं किलेट लिगेंड। क्या कहते हैं? किलेट लिगेंड। और इस क्रिया को हम कहते हैं किलेटीकरण। क्या कहते हैं? किलेटीकरण। और यह प्रभाव कहलाता है क्लेरोन प्रभाव। क्या कहलाता है? क्लेरोन प्रभाव। इससे क्या होता है? जैसे ही किसी उपसहसंयोजक यौगिक के अंदर किलेट लिगेंड आपको देखने को मिलती है या उपस्थित होगी तो वलय बनाएगी। वलय बनाने से स्थायित्व बढ़ जाता है, यानी कि अपन कह सकते हैं क्लेरोन प्रभाव या किलेटीकरण समानुपाती उपसहसंयोजक यौगिक का स्थायित्व है। यानी कि जिस यौगिक के अंदर किलेट लिगेंड उपस्थित है वो ज्यादा स्थायी होते हैं, वलय बनने के कारण उनका स्थायित्व और अधिक बढ़ जाता है। ओके, तो ये है आपका किलेटीकरण, क्लेरोन और किलेट वलय के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो देखिए किलेट लिगेंड क्या होती है, हम कहेंगे कुछ बहुदंतुक लिगेंड। ओके, तो देखिए दोस्तों, कुछ बहुदंतुक लिगेंड क्लियर है? ओके, जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कुछ बहुदंतुक लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो आपके पास में है या आयन के साथ एक से अधिक दाता स्थलों से उपसहसंयोजी बंध द्वारा बंधित होकर उपसहसंयोजी बंध द्वारा बंधित होकर एक वलय का निर्माण करती है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। ओके, और देखिएगा दोस्तों, ये पॉइंट भी आपको स्पेशली ध्यान में रखने हैं। इस वलय को हम कहते हैं किलेट वलय। क्या कहते हैं? किलेट वलय। ये आपको आगे समझना है कि इस वलय को, यह वलय किलेट वलय कहलाती है। तथा ये जो लिगेंड है आपके पास में, इस लिगेंड को हम कहते हैं किलेट लिगेंड। तो यहां कह देंगे तथा ये जो लिगेंड है ये कहलाती है किलेट लिगेंड। और ये जो क्रिया है इसे हम कहते हैं किलेटीकरण। क्या कहते हैं? किलेटीकरण। ओके, तो देखिएगा यहां अपन इस तरह से लिख देंगे या इसको इस तरह से भी आप, चलो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं आपको ये कंप्लीटली, जिससे आपको ध्यान रह जाए इजीली। ठीक है, तो इसको मेंशन कर देते हैं यहां पे कि यह वलय किलेट वलय। ओके, किलेट वलय कहलाती है। तथा यह लिगेंड किलेट लिगेंड कहलाती है। इस लिगेंड को क्या कहते हैं? किलेट। तथा यह लिगेंड किलेट लिगेंड कहलाती है। भाई ध्यान रखना, यहां पे इस लिगेंड को हम कहते हैं किलेट लिगेंड। क्लियर हो गया? और ये जो क्रिया है तथा यह क्रिया किलेटीकरण कहलाती है। तथा यह क्रिया, ओके दोस्तों, तो अपन यहां पे कह देंगे तथा यह क्रिया किलेटीकरण कहलाती है। ओके, यह क्रिया क्या कहलाती है भाई? किलेटीकरण। ओके, किलेटीकरण कहलाती है। और ये प्रभाव जो है इसको अपन क्लेरोन प्रभाव कहते हैं। तो मैं इसी के साथ यही मेंशन कर देता हूं इस पॉइंट को। ये प्रभाव जो है इसको अपन क्लेरोन प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? क्लेरोन प्रभाव भी बोल देते हैं, क्लेरोन प्रभाव। ओके, क्लियर हो गया? तथा यह प्रभाव क्लेरोन प्रभाव और यह क्रिया किलेटीकरण कहलाती है। ओके, ये आपके पास था किलेट लिगेंड से रिलेटेड चीज है। ओके, देखिए दोस्तों, यहां मैं लिख सकता हूं कि ये आपका क्लेरोन प्रभाव भी है। इसी को अपन क्लेरोन प्रभाव कहते हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो मेन पॉइंट था अपना वो क्या था दोस्तों,
ये अपना सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि किलेटीकरण या किलेटीकरण, एग्जाम्पल भी देखेंगे कैसे, बात करेंगे इसके बारे में। समानुपाती संकुल यौगिक का स्थायित्व, संकुल यौगिक का स्थायित्व, यौगिक का स्थायित्व, ध्यान रखना ये सबसे यहां पर अहम पॉइंट है अपने लिए। क्या कि अपन ने यहां पे देखिएगा दोस्तों, यहां अपन ने देखा है कि किलेटीकरण, अगर किलेटीकरण की क्रिया हो रही है, वलय यदि बन रही है, तो किलेटीकरण यदि आपके पास में है तो उस संकुल यौगिक का स्थायित्व और अधिक हो जाएगा, वो संकुल यौगिक और अधिक स्थायी हो जाएगा। ओके, ये आपको स्पेशली पॉइंट ध्यान में रखना है। इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ये लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं यहां पे एक एग्जांपल आपके पास में, देखिए नंबर 1 फर्स्ट एग्जांपल अपन ने लिया, किलेटीकरण की क्रिया क्या है, किलेट के लिए क्या एग्जांपल है, कौन सी वलय बनेगी। देखिए जैसे अपन ने यहां पे लिया CuEn की होल ट्वाइस, एथिलीन डाइअमीन है +2 चार्ज के साथ में। तो देखिए दोस्तों इसको अपन किस तरह से बनाएंगे। देखिए पहला जो एग्जांपल है आपके पास में, कैसे आप इसको बनाएंगे, कैसे वलय बनेगी Cu। अब आप जानते हैं एथिलीन डाइअमीन जो है वो क्या होती है आपके पास, NH2 CH2, याद होगा आपको अच्छे से, CH2 बहुत बार अपन पढ़ चुके हैं, और NH2, ये एथिलीन डाइअमीन है। कितनी है ऐसी, 2 है, एक इधर की तरफ बना देते हैं, ये लीजिए CH2 NH2। ओके, क्लियर हो गया आपके पास में। देखिए थोड़ा सा इधर बना देते हैं जिससे आपको आसानी से ये चीजें क्लियर हो जाएं, और ध्यान रखना ये बीच में आपके पास में अपने पास है, ये लीजिए अच्छे से क्लियर, Cu। ओके, और ये लीजिए आपके पास में इधर की तरफ अपन ने बना दिया CH2। ओके, और आपके पास में है NH2। ओके दोस्तों, ये आपके पास एक एथिलीन डाइअमीन हो गई, और ये इधर आपके पास में है दूसरे एथिलीन डाइअमीन। क्लियर है। अब देखिए ये एथिलीन डाइअमीन जो आपके पास में दोनों है, एथिलीन EN की होल ट्वाइस था, दोनों कर दिया, बीच में Cu रख दिया। अब ये देखिए इस तरह से बंधित हो जाएगा, ये लीजिए यहां से एक, और ये लीजिए एक, क्लियर, ये लीजिए इधर से और ये लीजिए इधर से। तो देखिएगा एक में देखिएगा आप एक बार कि ये आपके पास 1 2 3 4 5 5 सदस्यीय वलय का निर्माण हो गया। ये 5 सदस्यीय एक वलय बन गई, इधर भी एक वलय बन गई, और ये जो इस तरह की वलय बनी है इसे अपन कहते हैं किलेट वलय, और इस लिगेंड को हम कहते हैं एथिलीन, जो आपके पास ये लिगेंड है इसको हम कहेंगे, देखिएगा ये आपके पास में मैं यहां कह सकता हूं कि ये आपके पास 5 सदस्यीय वलय बन गई, 5 सदस्यीय वलय का आपके पास निर्माण हुआ है, और इस वलय को हम कहते हैं किलेट वलय। क्या कहते हैं भाई, किलेट वलय। क्लियर हो गया आपका पॉइंट। और ये जो लिगेंड है ये कहलाएगी किलेट लिगेंड, किलेट वलय। ओके, और देखिए दोस्तों ये जो आपके पास में है यहां पे, ये जो लिगेंड है EN, इसे अपन क्या कहेंगे, यहां पे ये जो लिगेंड है इसको हम कहेंगे किलेट लिगेंड। ये लीजिए इसको हम कह देंगे किलेट लिगेंड। क्लियर हो गया आपका पॉइंट। और ये जो क्रिया है इस क्रिया को हम कहते हैं किलेटीकरण। क्या कहते हैं, किलेटीकरण। और ये जो प्रभाव है इस प्रभाव को हम कहते हैं क्लेरोन प्रभाव। ये लीजिए इसको हम कहते हैं क्लेरोन प्रभाव। अब तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किलेट लिगेंड क्या होती है, क्लेरोन प्रभाव क्या होता है, सारा एक्सप्लेन कर दिया आपको। ओके, ऐसे ही अपन एग्जांपल जैसे पीटी प्लेटिनम के लिए ले सकते हैं। सिमिलरली यहां प्लेटिनम होता, मान लीजिए यहां आपके पास प्लेटिनम होता, तो अब बाकी सिमिलर ऐसा कैसा है, तो यहां प्लेटिनम आ जाता, Cu की जगह क्या जाता अपने पास में, प्लेटिनम, और ऐसा बन जाता अपने पास में। ओके, तो देखिएगा इस तरह का ये भी ले सकते थे Cu की जगह, और आप ये Cu भी ले सकते हैं। क्लियर हो गया आपको। ओके गुड। अब देखिए इससे क्या होगा, मैंने आपको बताया क्या अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि किलेटीकरण या किलेट लिगेंड आने से स्थायित्व क्या हो जाता है, संकुल यौगिक का अधिक हो जाता है। जैसे देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन यहां पे मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, इसी से ये आपके पास में क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन है देखिएगा अपने पास में क्या है, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ले लेते हैं अपने पास। पहला क्वेश्चन है कि FeCN या H2O ले लीजिए, आपको H2O लेना हो तो H2O भी ले सकते हैं, CN भी ले सकते हैं। FeH2O की होल 6, और यहां है मान लीजिए +3 चार्ज। ओके, एक आपके पास उपसहसंयोजी आयन है दोस्तों, तथा Fe, और आपके पास में है En की होल थ्राइस +3, आपके पास यहां भी चार्ज है दोस्तों। ओके, में दोनों आपके पास में उपसहसंयोजी है, में कौन सा उपसहसंयोजी यौगिक अधिक स्थायी होगा, में कौन सा उपसहसंयोजी या संकुल कह सकते हैं, संकुल आयन
ओके, कि कौन सा संकुल आयन अधिक स्थायी होगा, अधिक स्थायी होगा जबकि दोनों में Fe+3 अवस्था में, Fe+3 अवस्था में उपस्थित है। Fe की जो ऑक्सीकरण अवस्था है में उपस्थित है, समान है दोनों में, इसमें भी +3 उसमें भी +3। तो देखिए आपका आंसर क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा अपना आंसर होगा कि अपने से पूछा गया है FeH2O की होल 6 +3 आपके पास में यहां पे है, और साथ में अपन ने लिया है FeEn की होल 3 और साथ में +3 है, दोनों में +3 अवस्था है। तो देखिए कौन सा अधिक स्थायी होगा, तो देखिए दोस्तों फटाफट आपका जवाब आना चाहिए कमेंट सेक्शन में, कौन सा होगा, जल्दी बोलिएगा कौन सा अधिक स्थायी है। आप लोगों के जवाब का इंतजार है मुझे, जल्दी फटाफट बताइए क्या होगा, कौन सा अधिक स्थायी होगा। आंसर ये आपके सामने है, बिल्कुल ये लीजिएगा, क्या होगा जल्दी बोलिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर आ रहा है। ओके, वेरी गुड बेटा, शाबाश। देखिएगा ये बहुत ही सही आपका आंसर है, क्या है कि यहां ये जो ईएन वाला जो है ये अधिक स्थायी होगा, क्योंकि दोनों में समान ऑक्सीकरण अवस्था है, लेकिन ईएन यहां पर किलेट लिगेंड की तरह काम करेगी। किलेट यानी कि वलय बना सकती है, तो जिसमें किलेट लिगेंड उपस्थित होगा वह अधिक स्थायी होगा। यहां पर अपन कह सकते हैं ये जो है आपके पास किलेट वलय की उपस्थिति यहां पर आपको देखने को मिलती है, तो यहां कहेंगे ये जो है किलेट लिगेंड है, और किलेट लिगेंड जिसमें उपस्थित होगी वो अधिक स्थायी होता है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है क्या कि देखिएगा किलेटीकरण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समानुपाती संकुल यौगिक का स्थायित्व। तो दोस्तों ये सारे कीवर्ड्स के बारे में अपन ने बात कर ली है आज, कि जितने भी कल की क्लास में और आज की क्लास में दोनों को मिला के हमने सारे शाब्दिक अर्थ, जो महत्वपूर्ण शाब्दिक अर्थ जिनके बारे में अपने को जानना था, सारी परिभाषाओं के बारे में अपन जान चुके हैं। अब हम बहुत ही यूनिक तरीके से नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करने वाले हैं, किसके लिए, IUPAC नॉमेनक्लेचर, यानी कि यहां पर अपन बात करेंगे उप सहसंयोजक यौगिकों का नामकरण, और नामकरण में हम सब लोग एक साथ मिलने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखिएगा जो नामकरण का टॉपिक होगा बहुत ही यूनिक और ट्रिक से होगा पूरा। आपको मैं बता दूं, वीडियो को आपको इसको भी कंप्लीट देखना है, लास्ट वीडियो को भी कंप्लीट देखना है, क्योंकि सारे कीवर्ड्स यदि आपके अच्छे से क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होंगे, तो हम नामकरण पे पहुंचेंगे और हम वहां नामकरण पे फिर हेरा फेरी मूवी की बात करेंगे, और फिर हेरा फेरी मूवी के बारे में सारा अच्छे से बात करके IUPAC नॉमेनक्लेचर को खत्म कर देंगे। एक भी नॉमेनक्लेचर दुनिया में ऐसा नहीं होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो तुम लोग नहीं कर सको। सारे कोऑर्डिनेशन जो भी आपके पास नॉमेनक्लेचर के होंगे सभी आपको फिर हेरा फेरी मूवी से सारे हम क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, और हमारे साथ यहां तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।